तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं शंकर झा स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सेशन के सीरीज में। और आज एनसीईआरटी सेशन का ये तीसरा क्लास है। दो क्लास इस पर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें एक क्लास में हमने जो पहला क्लास था इसमें आपको एनसीईआरटी में किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको चीज़ें समझनी है, उसके बारे में बताया था। आज अभी के सेशन में हम लोग सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो एक टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो कल जो दो टॉपिक की क्लासें हुई थी, आपको याद होगा कि कल एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में, तो सौर मंडल के बारे में। और दूसरा टॉपिक हमने आपको पृथ्वी से संबंधित जो गतियां हैं उसके बारे में आपको बताया था। तो उस दो टॉपिक पर एमसीक्यू करेंगे, जो कुल 15 प्रश्नों की संख्या है। और इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो, तो पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, फिर अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो आप लोगों के क्वेरीज हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न कैसे बनेंगे वो बताएंगे। और फिर हम जो कल के क्लास से संबंधित जो एमसीक्यू है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं क्लास डिस्कशन में। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो इस टॉपिक में हम लोग किस किस सेक्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे भूमंडल किसे कहेंगे, पारिभाषिक शब्द के रूप में ही होगा। आप भी जानते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसमें बहुत सारा चीज डिटेल से नहीं होगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको डिटेल से भी बताएंगे और मानचित्र के थ्रू उसको आपको समझाएंगे भी। दूसरा, महाद्वीप कॉन्टिनेंट के बारे में समझेंगे। तीसरा, जलमंडल के बारे में समझेंगे। चौथा, महासागर के बारे में, जल संधि, स्थल संधि, वायुमंडल और जीवमंडल। ये टॉपिक का हेडलाइन है, जिसको आप हेडिंग कहते हैं, वो है। बाकी हम लोग इस पर और डिटेल से धीरे धीरे चर्चा करेंगे जहां जरूरत होगी। पीपीटी पर आधारित क्लास है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लेने होते हैं तो मुझे पीपीटी लेना पड़ रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे क्लास में। और सबसे पहले जो भूमंडल क्या है इसका अर्थ हम लोग जानते हैं, और भूमंडल क्या है, इसे किस तरीके से परिभाषित किया जाए वो है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। यानी कि जैसे समझने के लिए ये पृथ्वी हो जाए, और पृथ्वी का ये जो ऊपरी वाला भाग है जिस पर हम आप रहते हैं, ये ऊपरी भाग जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, भूमंडल। भू मीन्स पृथ्वी, और मंडल जोन को व्यक्त करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूमंडल। और ये जो ऊपरी भाग है, जो पृथ्वी का अपर लेयर है, ये बेसिकली क्या है, ठोस है। और ठोस क्यों है, वैसे सौरमंडल वाले टॉपिक में आपको बताया भी है कि पृथ्वी और उसके जैसे अन्य जो पार्थिव ग्रह हैं वो चट्टानी संरचना के हैं और प्रकृति में ठोस हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको बताया है। तथा गैस का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण है, जो एक तरीके से विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उस गैस के द्वारा या गैसीय मिश्रण के द्वारा जो पृथ्वी घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहेंगे। नॉर्मल शब्दों में कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का आवरण है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा धरातल से जुड़ा हुआ है। और शुद्ध वायु हो तो उसमें आयतन के दृष्टिकोण से हम लोग जानते हैं कि लगभग 78% जो है नाइट्रोजन है, और 21% जो है उसमें ऑक्सीजन है। यानी ये दो गैस मिलके पृथ्वी के कुल वायुमंडल का आयतन के 99% भाग का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे और कंपोजिशन आपको बताएंगे। इसी प्रकार पृथ्वी के बड़े भाग में फैले जल क्षेत्र, जिसमें जल की सभी अवस्थाएं शामिल है। जल की सभी अवस्था करने का अर्थ है कि यदि वो आइस के रूप में है, ठोस है, तो यदि वो द्रव के रूप में है तो जल की सभी अवस्थाएं शामिल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। फिर है जीव मंडल। तो तीन चीजों की परिभाषा इसमें दी हुई है। सबसे पहले आपको ये जान लेना है, तीन चीजों की जो परिभाषा दी हुई है वो किसका किसका है। भूमंडल हम किसको कहेंगे, पहला ये
तो भूमंडल का शाब्दिक अर्थ तो आप निकाल लेंगे तो इससे निकल जाएगा, यानी कि पृथ्वी का ऊपरी सतह जो ठोस रूप में है जिस पर हम आप रहते हैं वो भूमंडल है। दूसरा इसमें परिभाषा किसकी दी हुई है, वायुमंडल की, यानी पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि शुद्ध वायु में आयतन के दृष्टिकोण से 99% आयतन केवल 2 गैसों का है, जिसमें नाइट्रोजन है और फिर कौन सा है, ऑक्सीजन है। शेष 1% भाग में अन्य गैस है जो आगे आ जाएगा। और तीसरा इसमें जलमंडल की परिभाषा दी हुई है कि भूखंड पर जो जल का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें जल की सभी अवस्थाएं शामिल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से जलमंडल। जीव मंडल है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जल, स्थल और वायु तीनों मंडल एक साथ मिलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। यानी कि समझने के लिए यदि आप समझ लें, एक डायग्राम के थ्रू आप इसे समझ लें कि तीनों के को एग्जिस्टेंस का क्षेत्र जो होगा, यदि हम इसको मान लें कि ये क्या है, वायुमंडल है, इसको हम मान लें कि ये स्थल मंडल है, और इसको यदि हम मान लें कि ये जल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, इन तीनों के को एग्जिस्टेंस का जो क्षेत्र होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव मंडल कहेंगे, या इसी को हम लोग जैव मंडल भी कहते हैं। इसको जीव मंडल या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, जैव मंडल भी कहते हैं। तो जो जीव मंडल या जैव मंडल है वो बेसिकली क्या है, तीनों के को एग्जिस्टेंस का क्षेत्र है, यानी कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के को एग्जिस्टेंस के क्षेत्र को हम लोग जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा भूमंडल को थोड़ा सा, तो अभी आपने परिभाषा के रूप में देखा, अब भूमंडल को थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है कि पृथ्वी के ठोस भाग जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भूमंडल कहते हैं, यह भूपर्पटी की चट्टानें तथा मिट्टी की पतली लेयर से बनी है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध हैं। यानी कि जो भूमंडल है थोड़ा सा और डिटेल से इसमें अब दिया हुआ है कि ये जो है, यदि हम इसे पृथ्वी का मान लें तो ये जो इसका ठोस भाग है ये क्या है, भूमंडल है। और यही ठोस भाग क्या है कि बेसिकली किस रूप में है, कहीं कहीं पर चट्टान के रूप में है, और चट्टान का जो अपरदित या अपक्षय होता है, चट्टान के अपक्षय से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो इस चट्टानी क्षेत्र में क्या है कि खनिज भी निहित है, बहुत सारे खनिज, और ये खनिज जो है वनस्पति के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भूपर्पटी, भूपर्पटी का अर्थ होता है जैसे कि आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाते हैं तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर जो है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और इसका जो सबसे क्रस्ट का जो ऊपरी परत वो एक तरीके से परपटी के रूप में है। फिर पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जिस अर्थ सरफेस पर हम लोग हैं उसको 2 मुख्य जोन में, 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। इसके सबसे बड़े स्थलीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहेंगे, जबकि बड़े जलाशय के महासागरीय बेसिन को हम लोग क्या कहते हैं, महासागर कहेंगे। तो भूखंड पर, वैसे इसको उच्चावच के रूप में भी हम लोग जानते हैं, भूखंड पर या पृथ्वी पर जो अवस्थित उच्चावच है इसको 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक स्थलीय भाग, तो स्थलीय भाग महाद्वीप यानी भूखंड का सबसे बड़ा भाग महाद्वीप के रूप में, और जबकि जलाशय के सबसे बड़े भाग जो होते हैं उसको महासागरीय बेसिन या महासागरीय नितल के रूप में जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, ये आपको पता ही है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। जबकि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का ट्रेंच है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैरियाना गर्त, और इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि हम भूमंडल किसे कहेंगे, भूमंडल में कौन कौन शामिल है,
भूमंडल को बड़े तौर पर कितने भागों में बांटेंगे, तो वो दो भाग है, जिसमें एक स्थलीय भाग को महाद्वीप कहेंगे और जल के बड़े भाग को महासागर कहेंगे। स्थल पर जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, ग्रेटर हिमालय की श्रेणी में। वो कहाँ पर, नेपाल में अवस्थित है। जबकि समुद्र का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में है, जिसको हम लोग मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, मैरियाना गर्त, और उसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें थी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि महाद्वीप को अभी हमने देखा है कि भूमंडल को जब दो बड़े भागों में बांटते हैं तो एक बनता है महासागरीय बेसिन और दूसरा बनता है महाद्वीप। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, आप सभी को पता होगा, 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब एक 8वें महाद्वीप की भी बात होने लगी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिलैंडिया कहते हैं। हालांकि अभी इसको महाद्वीप की मान्यता नहीं दी गई है, ये आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन जिलैंडिया की संकल्पना जो है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो महासागर के नीचे डूबा हुआ है। न्यूजीलैंड के आसपास का जो द्वीप समूह है, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, वहां पर एक जिलैंडिया महाद्वीप का कॉन्सेप्ट भरकर सामने आ रहा है। और महाद्वीप कहलाने के लिए जितने ज्योग्राफिकल चीजों की जरूरत होती है या जिन आधारों पर महाद्वीप कहे जाते हैं, उन सभी पेरीमीटर्स को जिलैंडिया फुलफिल करता है। तो इसलिए जिलैंडिया को 8वें महाद्वीप के रूप में, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से जो है उसको मान्यता मिली नहीं है। लेकिन आप जिलैंडिया शब्द से परिचित रहिएगा, ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आप एक 8वें महाद्वीप की जब कभी बात होगी तो वो जिलैंडिया के रूप में आपके सामने आएगा। तो अब हमें इन 7 महाद्वीप के बारे में क्या है कि थोड़ा सा परिचयात्मक चीजें पढ़नी है, क्योंकि 6ठी क्लास में आप समझ सकते हैं कि क्या दिया होगा, लेकिन हम आपको वो मानचित्र के थ्रू बताएंगे। 7 महाद्वीप के बारे में कुछ कुछ चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। किसके दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो विश्व का यह क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में ये अवस्थित है। तीसरा क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूराल पर्वत, यूराल नदी इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यहाँ से पीटी के कई प्रश्न बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल, यहाँ ये बड़ा संदर्भ लिया हुआ है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि क्षेत्रफल और पॉपुलेशन दोनों ही दृष्टिकोण से एशिया पहला। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग को आबद्ध करता है। फिर है कि ये पूर्वी गोलार्ध में है। अब अक्षांश देशांतर से आप परिचित हैं तो आप जानते होंगे पूर्वी गोलार्ध। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, क्योंकि भारत से कर्क रेखा जाती है, बांग्लादेश से कर्क रेखा जाती है, म्यांमार से जाती है, चीन को भी टच करते हुए निकलती है। तो एशिया महाद्वीप के कई देशों से कर्क रेखा गुजरती है। और यूराल पर्वत और यूराल नदी इसको अलग करते हैं। तो थोड़ा सा यदि आप इस को मानचित्र पर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको अफ्रीका के मानचित्र से जाना होगा और तब हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये यूरोप हो जाएगा, यहाँ पर कॉकेसस पर्वत हो जाएगा एक तरीके से, यहाँ पर कैस्पियन सागर हो जाएगा, और कैस्पियन सागर हो जाएगा तो यहाँ से लेके और उसके बाद आप जाएंगे तो इस तरीके से ये एशिया महाद्वीप का कुछ इस तरीके से आपको एरिया मिल जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, एक माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसको यूराल नदी कहते हैं, जो कैस्पियन सागर में आ जाती है। तो ये कौन सा है, ये यूराल पर्वत है जो रूस में है। यूराल पर्वत किस देश में है, रूस में है। ये कौन सा है, यहाँ पर यूराल नदी है, ये यूराल नदी हो जाएगी। इसके इधर का भूखंड जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, एशिया कहलाएगा, और इसके इधर का जो भूखंड हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, यूरोप कहलाएगा। ठीक है।
और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, तो अब बड़े तौर पर आप जाएंगे तो ये कौन सा सागर हो जाएगा, कैस्पियन सागर है। तो ये जो एशिया महाद्वीप है ये यूरोप से अलग किससे हो रहा है, यूराल पर्वत से, यूराल नदी के द्वारा। और बड़े तौर पर देखेंगे तो इसमें कैस्पियन सागर और कुछ कॉकेसस पर्वत की भी भूमिका है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि यूरोप एशिया महाद्वीप से किससे अलग है। तो यूरोप एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत और यूराल नदी से अलग है तकनीकी तौर पर। यूराल पर्वत कहाँ पर है, तो रूस में है। और यूराल नदी जो यूराल पर्वत से निकलती है उसका मुहाना कहाँ पर है, जल डिस्चार्ज कहाँ पर कर रही है, तो यूरोप में कर रही है। और ये यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि रूस को दो महाद्वीपों का देश कहा जाता है। और रूस को दो महाद्वीपों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार यूराल के इधर का जो रूस है ये यूरोपीय रूस है, और यूराल के इधर का जो रूस है वो एशियाई रूस है। दैट्स वाई रसिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ टू कॉन्टिनेंट। दो महाद्वीपों की भूमि कहते हैं, एशिया और यूरोप की भूमि कहते हैं। और अफ्रीका से भी यदि आप देखोगे तो अफ्रीका से जो एशिया महाद्वीप अलग होगा, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये यहाँ पर अलग होता है इस तरीके से, यहाँ पर मैप है। तो ये जो एरिया है ना ये लाल सागर है, लाल सागर, और ये भूमध्य सागर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वेज नहर कहते हैं, स्वेज कैनाल कहते हैं। तो स्वेज नहर, लाल सागर, और यहाँ पर एक जल संधि है जिसको हम लोग कहते हैं बॉब अल मंदेव जल संधि। क्या कहते हैं इसको, बॉब अल मंदेव जल संधि। तो एक शब्द आ गया जल संधि। जल संधि हम लोग किसको कहेंगे, तो जल संधि जल के उस नैरो क्षेत्र को कहते हैं जो दो लैंडमास को अलग करेगा और दो बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पर बॉब अल मंदेव जल संधि है जो अफ्रीका और एशिया को अलग करेगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ेगा। फिर से एक बार सुनेंगे, बॉब अल मंदेव जल संधि एशिया और अफ्रीका को अलग करेगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ेगा। तो एशिया अफ्रीका से किससे अलग हो रहा है, स्वेज नहर से, लाल सागर से, बॉब अल मंदेव जल संधि। इन तीन भौगोलिक जो संरचनाएं हैं इससे एशिया अफ्रीका से अलग हो रहा है, और यूरोप से यूराल पर्वत और यूराल नदी से अलग हो रहा है, ये याद रखेंगे। तो इतना आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बता दिया है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा यूरोप। तो यूरोप जो है आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त कहने का अर्थ है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, तीन तरफ जल से घिरा है। तो यूरोप को समझने के लिए आपको एक छोटा सा मानचित्र बनाना होगा, और यूरोप का मानचित्र जब भी आपको बनाना हो, देखो मानचित्र भी आप सीखते जाओ, तो आपको अफ्रीका से शुरू करना होगा। काला सागर बनाओ, एड्रियाटिक सागर बनाओ, भूमध्य सागर को कवर करो, आइबेरियन प्रायद्वीप को कवर करो, यहाँ पर जो है सो इस तरीके से आगे निकलो, तो ये आप मान लो कि यूरोप हो जाएगा। तो ये यूरोप हो गया आपका। अब इस यूरोप के उत्तर में कौन सा सागर है, आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर है, ठीक ना। और यूरोप का दिशा निर्धारित करोगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर में आर्कटिक सागर, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर का एरिया है, भूमध्य सागर का। और इसके पश्चिम में, ये पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो यूरोप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, और अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में। अभी आपने देखा है कि यूरोप एशिया से यूराल पर्वत और यूराल नदी से अलग है, जबकि अफ्रीका से ये किससे अलग होगा, तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसको हम लोग कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या कहते हैं इसको, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि से ये अलग होता है। यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि
भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ रहा है, और अलग किसको करता है? तो यहाँ पर स्पेन है और यहाँ पर मोरक्को है। तो यूरोपीय कंट्री स्पेन और अफ्रीकाई देश मोरक्को को अलग करता है। तो इससे ये अलग हो जाएगा। ये आपको यूरोप के बारे में यहाँ पर, और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि इससे कई सारे पेनिनसुलर एरिया निकलकर सागर में प्रवेश किए हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना। यहीं पर अफ्रीका है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, आपको पता है। एकमात्र महाद्वीप जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरी हुई है। कल इस पर हमने एक प्रश्न भी बनाया था कि अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा भी। और न केवल 3 प्रमुख अक्षांश बल्कि प्रधान याम्योत्तर, जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, वो भी यहां से गुजरती है। ये कल का प्रश्न था। सहारा जो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में है, और विश्व की सबसे लंबी नील नदी इसी महाद्वीप में अवस्थित है। तो कई बार स्टेट पीसीएस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल रिवर है। विश्व का सबसे गर्म और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी मरुस्थल सबसे बड़ा कौन है? तो सहारा हो जाएगा। यहाँ से 3 प्रमुख अक्षांश गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इसको अफ्रीका को यदि एक बार मानचित्र के थ्रू आप देखने का प्रयास करेंगे मानचित्र पे, तो तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से यहाँ से किस तरीके से तीनों अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं गुजरती है। ये आपको थोड़ा सा मैप का सहारा लेना होगा। तो जब हम थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं तो इसको मान लेंगे 0 डिग्री अक्षांश, इसको आप मान लो कि ये 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है मकर रेखा, और इसको आप मान लो कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है कर्क रेखा। तो अफ्रीका का जो मानचित्र है ना, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आप जाएंगे, ऐसे करके इस तरीके से है, ऐसे करके यहाँ से नीचे आ जाएंगे और अफ्रीका को लेते हुए, मोजाम्बिक सबको लेते हुए, इसको पार करते हुए यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ये है। तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है। ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और यहाँ से 0 डिग्री देशांतर भी आती है। तो 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में क्रॉस करते हैं। ये भी प्रश्न था जो आपको बताया हूँ। तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को अटलांटिक में क्रॉस करते हैं। कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है, विषुवत रेखा भी यहाँ से गुजरती है, और मकर रेखा भी यहाँ से गुजरती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर है। ये निकलती है विक्टोरिया झील से। यहाँ पर विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील से इसकी एक और ब्रांच इधर से आती है, और इस तरीके से ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये कौन सी नदी हो जाएगी? नील नदी। तो ये निकलती कहाँ से है? विक्टोरिया लेक से, विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया झील से। मूल जो नाइल है वो विक्टोरिया झील से, और मुहाना इसका कहाँ पर हो जाएगा? भूमध्य सागर में होगा। ये संसार की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये यूरोप और अफ्रीका के बारे में। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका के बारे में। तो उत्तर अमेरिका के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा उत्तर अमेरिका का आप मानचित्र बनाइए अपने कॉपी में भी। जैसे जैसे हम मानचित्र बनाते हैं वैसे वैसे आपको भी बना लेना है मानचित्र, तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। और मानचित्र भूगोल में सब कुछ मानचित्र ही है, मानचित्र बनाएंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर एक नहर है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक दूसरे से अलग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पनामा नहर कहते हैं। ये इधर का जो सागर का एरिया हो जाएगा ये कौन सा है? अटलांटिक है। इधर के सागर का जो एरिया हो जाएगा ये कौन सा है? प्रशांत है। इधर का जो एरिया हो जाएगा सागर का ये कौन हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा।
और ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। इसकी दिशा निकालेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब देखो, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया और अफ्रीका के बाद क्या है, ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप। पहले ये पनामा स्थल संधि के द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा था, जहां अब क्या बन चुका है, पनामा नहर। एक शब्द आया स्थल संधि, इसका भी अर्थ आप जान लो। स्थल संधि एक लैंड का छोटा सा टुकड़ा या लैंड मास होता है, नैरो लैंड मास, जो दो बड़े भूखंड को जोड़ेगा और दो बड़े जलीय क्षेत्र को अलग करेगा, उसको हम लोग स्थल संधि कहते हैं। फिर से एक बार आप समझिए कि स्थल संधि का तात्पर्य लैंड के उस नैरो एरिया से है जो दो बड़े भूखंड को आपस में जोड़े और दो बड़े जलीय क्षेत्र को आपस में अलग करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल संधि। जबकि जल संधि में आपको क्या बताया था कि जल का एक नैरो एरिया जो दो बड़े जलीय क्षेत्र को आपस में जोड़े और दो लैंड मास को अलग करे, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है नॉर्थ अमेरिका के बारे में है कि ये पनामा स्थल संधि, इसका अर्थ ये है कि आज जहां पर पनामा नहर है, यहां पर पहले पनामा स्थल संधि था, यानी वो नैरो लैंड मास था जिसके उस पनामा स्थल संधि के द्वारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। और जहां पर पहले पनामा स्थल संधि था, उस लैंडमास को ब्रेक करके अब नहर का निर्माण कर दिया गया है। तो पनामा नहर के द्वारा उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से अलग हो जाते हैं। क्लियर है? उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक सागर को कैसे अलग करें सर? उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में जो अटलांटिक का सागर है उत्तरी अटलांटिक, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो अटलांटिक एरिया वो दक्षिणी अटलांटिक। उसी तरीके से उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, ये डिमार्केशन विषुवत रेखा। यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। तो बिल्कुल विषुवत रेखा जो है ब्राजील से जाएगी तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है और पश्चिमी देशांतर में है, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री देशांतर यहाँ से निकलेगी इसके पश्चिम में है, इसलिए ये पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। क्लियर है? तो महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक सागर, पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर है, पूर्व में अटलांटिक है, पश्चिम में प्रशांत है और दक्षिण में पनामा नहर से ये सेपरेट होता है। और लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की रेखा यहाँ से निकलती है, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर अमेरिका का अलास्का प्रांत है, अलास्का, ये जो घेरा हुआ पार्ट है ये अलास्का है। तो 66.5 डिग्री जो है ये अलास्का से भी जाती है, आर्कटिक वृत्त अलास्का से भी जाती है। तो अलास्का से जाने का अर्थ है कि नॉर्थ में यानी यूएसए से भी जाती है, और फिर जो कनाडा का ये एरिया हो जाएगा तो कनाडा से होकर भी वो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूएसए से भी जाती है 66.5, अलास्का से जाती है, और यहाँ से ये 66.5 कनाडा से होकर भी जाती है। तो ये इस महासागर का है। कई बार आप महाद्वीप का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करने में आपको परेशानी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हो, बीच का एरिया कवर करें, वहां पर लाइन लें और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके आप दिशा निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी का? नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका को समझने के लिए एक छोटा सा मानचित्र बन जाए तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साउथ अमेरिका में यहां से निकल जाएगा 0 डिग्री अक्षांश और लगभग यहां से निकल जाएगा
23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश है, अर्थात विषुवत रेखा है। तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप। अभी आपने पढ़ा है कि यहाँ पर एक नहर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पनामा नहर कहते हैं। ये पनामा नहर हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप दिशा निकाल लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि यहाँ पर अटलांटिक हो जाएगा, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाएगा, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो विषुवत रेखा के दक्षिण का पार्ट है। तो प्रशांत का दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। यहाँ पर एक जल संधि है जिसको हम लोग कहते हैं मैगलन जल संधि कहते हैं, मैगलन जल संधि। ये यहाँ पर मैगलन जल संधि का पार्ट है, ये याद रखेंगे। तो पनामा नहर से ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग है, ये आपको पता है। प्रशांत, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, इसके पूर्व में अटलांटिक हो जाएगा, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, और दक्षिण में इसकी सीमा बनती है मैगलन जल संधि के द्वारा बनती है। मैगलन जल संधि जो है, यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम लोग कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो। इस द्वीप का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। तो मैगलन जल संधि जो है, दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूभाग को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करता है। और इधर का सागर प्रशांत है और इधर का सागर अटलांटिक है। तो मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ेगा और दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूभाग को टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड से अलग करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में जो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो कि विषुवत रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। यहाँ पे एंडीज जो है, उत्तर में लगभग पनामा नहर से लेकर दक्षिण में मैगलन जल संधि तक एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। ये यहाँ पर हो जाएगा एंडीज पर्वत, ये एंडीज है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये याद रखेंगे। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज इस महाद्वीप में, महाद्वीप के पश्चिमी भागों में है, ये याद रखेंगे। और एंडीज जो है एक प्रकार का कॉर्डिलेरा पर्वत है। ये क्या एक प्रकार का कॉर्डिलेरा पर्वत है, कॉर्डिलेरा माउंटेन है। विश्व की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अमेजन इस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। बिल्कुल विषुवत रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है। ये एंडीज से निकलती है और ब्राजील से होते हुए अटलांटिक महासागर में आ जाती है। ये अमेजन नदी है। तो अमेजन जो है विश्व की सर्वाधिक जल डिस्चार्ज वाली, आयतन वाली नदी है, ये याद रखेंगे। जबकि सबसे लंबी नदी अभी पढ़े हैं अफ्रीका की नाइल रिवर है। तो बहुत सारा फैक्ट इसके बारे में बताया। मैगलन जल संधि को याद रखना है कि किसको किसको अलग करता है, किसको किसको जोड़ता है। पनामा नहर के बारे में, अटलांटिक इधर है, इधर प्रशांत, ये एंडीज है जो संसार की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और सर्वाधिक जल अपवाह वाली नदी अमेजन इस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, जो एंडीज से निकलती है और ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल डिस्चार्ज कर देती है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया, यहां तक क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। देखो किताब में उतना ही दिया हुआ है जो पीपीटी पर लिखा हुआ है, बाकी आपको समझाने के लिए हम एक्स्ट्रा इनपुट इसमें डालते जा रहे हैं कि आप इसको समझ लें। तो यहां तक क्लियर है सभी का? कार्डिलेरा पर्वत क्या होता है बता रहे हैं आपको। कार्डिलेरा पर्वत जो होता है इसकी 3 विशेषताएं होती है। कार्डिलेरा पर्वत, कार्डिलेरा पर्वत, कार्डिलेरा पर्वत की 3 विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्वत होते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्वत। इसकी पहली विशेषता विभिन्न प्रकार के पर्वत। दूसरी विशेषता विभिन्न युगों के पर्वत, विभिन्न युगों के पर्वत, विभिन्न युगों के पर्वत। और तीसरी इसकी विशेषता होती है
विभिन्न भूगर्भिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न पर्वत, विभिन्न भूगर्भिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न पर्वत, प्रक्रियाओं से उत्पन्न पर्वत। तो ऐसी विशेषता जहां पर पाई जाती है विभिन्न प्रकार के पर्वत। तो अभी आप समझिए कि उत्पत्ति के आधार पर माउंटेन को 5 वर्ग में रखते हैं। एक होता है टेक्टोनिक माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, एक होता है हॉस्ट माउंटेन, एक होता है ज्वालामुखी पर्वत या संचयित पर्वत, और एक होता है अवशिष्ट पर्वत। तो विभिन्न प्रकार के पर्वत होने का अर्थ है कि इसी में से डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन यहाँ पर होना चाहिए। विभिन्न युगों के पर्वत यानी कि डिफरेंट एज ऑफ माउंटेन, कुछ चर्नियन काल का पर्वत होना चाहिए, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन, इस तरीके के पर्वत होने चाहिए विभिन्न युगों के। और विभिन्न प्रक्रियाओं से उत्पन्न पर्वत, प्लेट के टकराने से उत्पन्न होने वाले पर्वत हो, ब्लॉक पर्वत हो जो भ्रंश लाइन के सहारे बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत हो जो ज्वालामुखी से निकलने वाले मटेरियल के जमा होने से बनते हैं। तो ऐसे पर्वतों के समूह को हम लोग कॉर्डिलेरा कहते हैं। कॉर्डिलेरा 2 ही जगह पर बेसिकली मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है वो भी कॉर्डिलेरा माउंटेन का उदाहरण, उसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं, और ये भी कॉर्डिलेरा टाइप का एंडीज पर्वत है। क्लियर है। अब है ऑस्ट्रेलिया, विश्व का क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है, पूर्णतः दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, चारों तरफ महासागर और समुद्र से घिरा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो यहाँ से एक रीजनिंग बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं, ये रीजनिंग बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है। तो द्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है, इसलिए हम लोग इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को समझने के लिए एक छोटा सा आप मानचित्र बनाइए ऑस्ट्रेलिया का, उस पर इसको दिखा दीजिए। देखो भूगोल पहले ही बताया हूं कि ये मानचित्र बेस है, जितना आप मानचित्र बनाने का प्रयास करोगे मेरे साथ उतना ही आप भूगोल को समझोगे और भूगोल आपका और आप भूगोल के होते जाओगे। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो यहाँ से निकलता है 0 डिग्री अक्षांश, आपको पता है ये दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में है तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। और ये भारत से भी पूर्व में है ना, तो यदि मान लो कि यहाँ से समझने के लिए हम मान लें कि 0 डिग्री देशांतर, तो ठीक इसके इधर है, तो ये पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध में। मकर रेखा यहाँ से गुजरी हुई है, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश की रेखा यहाँ से गुजरी हुई है। ठीक है, नहीं अपलेशियन कॉर्डिलेरा नहीं है, अपलेशियन को कॉर्डिलेरा नहीं मानते हैं। ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा जब आप एंडीज को पढ़ेंगे तो आपको बढ़ाएंगे। तो रॉकी पर्वत जो है ना मैक्सिको पठार से 2 भागों में बंट जाता है, और मैक्सिको पठार से जो रॉकी 2 भागों में बंटता है उसी को हम लोग कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल के नाम से जानते हैं। ये रॉकी की विशेषता है जो मैक्सिको के पठार से 2 भागों में बंटता है। तो ये है। अब इसके इधर क्या हो जाएगा, बड़े तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है या तस्मान सागर है यहाँ पे, और तस्मान सागर प्रशांत महासागर का मार्जिनल सी है। यहाँ पर बृहत ऑस्ट्रेलियन बाइट है, बृहत ऑस्ट्रेलियन बाइट, सागरीय क्षेत्र को यहाँ पर बृहत ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहेंगे। ये हिंद महासागर है, यहाँ पर भी जल का क्षेत्र है। तो चूंकि ये चारों तरफ से महासागरीय जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि सबसे छोटा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध में है, जो आपको ये डायग्राम बता रहा है। और फिर यहाँ पर क्या है कि ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका पूरी तरीके से कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप में है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। बर्फ से ढके होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अंटार्कटिका को श्वेत, तो बर्फ से ढके होने के कारण
बर्फ से ढके होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर 3 अपना शोध स्टेशन है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये हमारा 3 शोध केंद्र, जिसमें अब दक्षिणी गंगोत्री काम नहीं करता, एक बेसलाइन के रूप में है। मैत्री और भारती एक रिसर्च सेंटर के रूप में हमारा है। ये कई बार आपसे पूछता है कि अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं, भारत के शोध केंद्र यहाँ पर कौन कौन से। भारत ने ध्रुवीय अनुसंधान 1981 से शुरू किया था, 81 में पहला मिशन भारत ने यहाँ पर भेजा था। तो हमारा ये 3 रिसर्च सेंटर है, और यहाँ पर इस महाद्वीप का उपयोग सामरिक महत्व के लिए कोई देश नहीं कर सकता। अंटार्कटिका का ये विज्ञान के समर्पित यानी कि रिसर्च के लिए समर्पित है। कोई भी देश इसका सैन्यकरण या स्ट्रेटजिक यूज अंटार्कटिका का नहीं कर सकता है। तो ये एनसीईआरटी आधारित जो महाद्वीप के बारे में कुछ बेसिक चीजें दी गई थी वो अध्ययन था। थोड़ा सा हम अपने तरफ से इसमें इनपुट डाल दिया ताकि आप चीजों को समझ सकें। तो यहां तक सभी का क्लियर है? इस संदर्भ में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब है जलमंडल। जैसे हम लोगों ने भूमंडल को 2 बड़े भागों में बांटा था, आपको याद होगा। तो अब है स्थल मंडल के बाद जलमंडल। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं ये कल भी चर्चा हुआ था जब आप सौर मंडल को पढ़ रहे थे। याद कीजिए कि इसके कितने 71% भाग पर जल की उपस्थिति है, और जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से देखने में ये नीला दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह। 71% भाग पर जल और 29% भाग पर क्या है, लैंड मास है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में है। यानी कि आप इसको एक वेन डायग्राम से या वृत्त चार्ट से समझो, और आप इस चीज को समझिए, जो भी जल बर्बाद करने वाले लोग हैं, कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.25% या 05% ये कहाँ पर है, महासागर में है। ये जल है महासागर में, और महासागर में है तो ये क्षारीय जल के रूप में। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे महासागर का जल क्षारीय होता है, 7 से अधिक पीएच मान उसका होता है। हम लोग लवणीय चर्चा कर लेते हैं, बट क्षारीय 7 से पीएच, जिसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो केवल लगभग आप देखो कि 2% से कुछ अधिक जल जो है ये आपको स्वच्छ जल के रूप में मिलता है, और उसमें भी कई सारे हैं। भूमिगत जल के रूप में होगा, हिमानी ग्लेशियर के रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, नदी नालों के रूप में, मृदा में, भूमिगत जल के रूप में। तो आप समझिए मानव के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्वच्छ जल बहुत ही कम है। भारत के कई शहरों में जल क्राइसिस की स्थिति है। अभी की स्थिति में आप देखते होंगे, मोटर चलाते होंगे, कभी पानी नहीं आता होगा। तो ये हमारा आपका प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है, स्वच्छ जल की स्थिति को देखते हुए जल की बर्बादी कम करे, जल को संरक्षित करने का प्रयास करे, वर्षा जल का संचय करे। तो 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल का अधिकांश भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों में भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अर्थात मानवीय प्रयोग में लाए जाने वाला जल की मात्रा अत्यंत कम है। जैसे मैंने कहा, अब इसको यदि आप लोगे तो ये कई जगहों पर है, ये मृदा नमी में है, ये भूमिगत जल के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में, ये हिमानी और हिमटोपी के रूप में है, ये वायुमंडल में है। ये तो बहुत कम जल उपलब्ध है हमारे आपके लिए, ये ध्यान में रखना है सभी को। अब ये जो जलमंडल है, जल के बड़े भाग को महासागर कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। महासागर तो जलमंडल का मुख्य भाग है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, स्थिर नहीं होता है, और हर एक महासागर जो बड़े महासागर है आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप देखो कि अटलांटिक आर्कटिक से कनेक्टेड है, अटलांटिक प्रशांत से कनेक्टेड है, अटलांटिक हिंद से कनेक्टेड है, और हिंद प्रशांत से भी कनेक्टेड है। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए महासागर हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। तो जलमंडल के मुख्य भाग है महासागर, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और महासागरीय जल हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है, ये स्थिर जल नहीं होता है। महासागरीय जल में 3 प्रकार की गति होती है, जिसमें एक तरंग है,
दूसरा ज्वार भाटा है और तीसरा महासागरीय जलधारा है। तो महासागरीय जल जो है इसके 3 प्रमुख गतियां हैं। तो समझने के लिए आप इसको समझ लो कि ये एक महासागर है और ये सी लेवल है, ठीक ना। तो इस सी लेवल पर जो जल का मोशन होता है इसको हम लोग कहेंगे तरंग। ये तरंग गति है, जल की तरंग गति है। सरफेस जल के नीचे एक निश्चित दिशा में जो विशाल जलराशि का प्रवाह होता है, इस विशाल जलराशि के प्रवाह को जो लंबी दूरी तय करे तो इसको हम लोग कहते हैं महासागरीय जलधारा। ये जो हमने लाइन खींचा है ये क्या कहलाएगा, ये ओशियन करंट का एरिया है, महासागरीय धारा। ये दूसरी जल में गति है, महासागरीय धारा। और तीसरी गति जो ज्वार भाटा होते हैं जिसमें नितल से लेके तल तक के जल में मोशन आता है। तो महासागरीय जल में 3 प्रकार की गति होती है। सरफेस पर जो जल मोशन होता है बेसिकली वो ऊर्जा का ट्रांसफर है, तरंग ऊर्जा ट्रांसफर है, तो उसको तरंग गति कहते हैं। सरफेस जल के नीचे थर्मोक्लाइन लेयर में जो जल की गति होती है, यानी कि जब महासागर की विशाल जलराशि क्षैतिज दिशा में लंबी दूरी तय करे तो उसको महासागरीय जलधारा कहेंगे ये। और जब नितल से लेके सरफेस तक के जल में परिवर्तन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जो कल भी आपको बताया था, ये ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है, तो चंद्रमा के आकर्षण बल, सूर्य के आकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उससे उत्पन्न होता है। तो ये था आपका महासागर के बारे में। अब 4 जो बड़े महासागर हैं, प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है और आर्कटिक है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है, 1/3। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैरियाना इसी में है, ये हम लोग पढ़े हैं। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। और ये मैरियाना गर्त कहाँ पे है, तो फिलीपींस द्वीप है, वहां पर भी फिलीपींस का एक द्वीप है गुआम द्वीप, लिख लेंगे साइड में। फिलीपींस के गुआम द्वीपमाला के पास मैरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत की भी सबसे गहरी और विश्व की सबसे गहरी महासागर है, उत्तरी प्रशांत में हो जाएगा। यह देखने में लगभग वृत्ताकार महासागर है, ये भी याद रखेंगे। प्रशांत देखने में कैसा है, लगभग सर्कुलर टाइप का महासागर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो ये आप कैसे समझोगे प्रशांत को, तो देखो जब आपको प्रशांत महासागर बनाना हो तो आप नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को अपने राइट हैंड की तरफ ले जाओ। मानचित्र बनाना आप सीखें अभी से ही, ये ध्यान रखें, नहीं तो फिर भूगोल परेशानी का कारण बनता है। और भूगोल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप मानचित्र बनाना, उसको ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो ये आप मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ से 0 ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। यहाँ से 0 डिग्री लीजिए, यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को बनाइए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ से भारत को लीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया बनाते हुए ऐसे कर दीजिए, हो गया। बीच में आपका आ गया प्रशांत महासागर। ये क्या हो गया, उत्तरी प्रशांत, ये उत्तरी प्रशांत। और ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी प्रशांत। कई बार ये लोग नहीं, मैं तो देखता हूं कि लोग सिविल सर्विसेज का पीटी सब देने के लिए जाते हैं, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, प्रशांत का पूर्वी तट कौन होगा, पश्चिमी तट, ये तक सही से नहीं बता पाते हैं। अब आप देखो यहाँ पर डायरेक्शन लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यहाँ पर डायरेक्शन लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ अमेरिका का डायरेक्शन लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये साउथ अमेरिका का डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एशिया का डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अब देखो प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये दिशा आप तभी निर्धारित कर पाओगे या समझ पाओगे बेहतर तरीके से जब आप मानचित्र बनाना सीखेंगे।
तो मेरे साथ पढ़ने का ये सबसे पहला फायदा होता है कि मैं विश्व के कोने कोने का मानचित्र बना के आपको समझाऊंगा। और मानचित्र को बनाने में इसको कोशिश कीजिए, नमिता निगम प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। फिर से देखो, तो प्रशांत के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और प्रशांत के पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और आप देखो, इसको ये भी कहोगे कि एशिया महाद्वीप का पूर्वी तट जो है वो प्रशांत के पश्चिम छोर से लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूर्वी भाग प्रशांत के पश्चिमी छोर से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग प्रशांत के पूर्वी भाग से लगा है, और उत्तर अमेरिका का पश्चिमी भाग प्रशांत के पूर्वी भाग से। बिल्कुल हर एक दृष्टिकोण से इसको आपको समझ के रखना है। और कई बार शब्द में दक्षिण पूर्व प्रशांत आता है, तो ये अब एरिया खींचो, ये दक्षिण पूर्व प्रशांत, ये उत्तर पूर्वी प्रशांत, ये उत्तर पश्चिम प्रशांत, ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत। तो आप डायरेक्शन यदि निकाल लोगे तो मानचित्र बहुत सरल है आपके लिए। तो ये था प्रशांत महासागर के बारे में। एक तिहाई मैरियाना सर्कुलर, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर है। इसी को बताने के लिए आपको ये मानचित्र हमने ड्रॉ किया था सिंप्लिसिटी में। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर, विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा महासागर, अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है। अटलांटिक अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है। प्रशांत किस तरीके से था? सर्कुलर टाइप का। इसके पश्चिमी भाग में उत्तर और दक्षिण अमेरिका, और पूर्वी भाग में यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतानुरित है। दंतानुरित का अर्थ होता है कटा फटा, इस तरीके से इंडेंशनल कोस्ट, जो प्राकृतिक पोताश्रय एवं बंदरगाह के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है। खासकर जो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, क्योंकि इसके दोनों तट पर विश्व के विकसित देश अवस्थित हैं। अब देखो, अटलांटिक को बीच में लाने के लिए आपको क्या करना है? एक डायग्राम। अटलांटिक को जब बीच में लाना हो तो नॉर्मल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को बाएं हाथ पर लीजिए, बाएं साइड में, और इस तरीके से आ जाइए आप यहाँ पे। ये दक्षिण अमेरिका को ले लीजिए, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। यहाँ से 0 डिग्री लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ये आइबेरियन प्रायद्वीप, और यहाँ से ऐसे निकल जाए, यहाँ से ऐसे आए और ऐसे, देखो अब आ गया। तो अब दिशा लो, ये उत्तरी अटलांटिक। किन्होंने पूछा था उत्तरी और दक्षिणी का क्या अर्थ है? देखिए अब आप आ गए ना, ये 0 डिग्री है, और ये दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। डायरेक्शन निकालिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इधर भी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अफ्रीका का लेंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यूरोप का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और साउथ अमेरिका का भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अटलांटिक के पूर्व में कौन सा है? यूरोप है और अफ्रीका है। अटलांटिक के पश्चिम में दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका है। और लगभग इसकी आकृति जो अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर्कुलर मतलब लगभग वृत्ताकार, सर्कुलर मतलब लगभग वृत्ताकार। तो अटलांटिक के पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, और अटलांटिक के पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यही आपको लिखा हुआ है कि इसके पश्चिमी भाग में उत्तर और दक्षिण अमेरिका, और पूर्वी भाग में यूरोप और अफ्रीका। और यहाँ पर देखो, जो उत्तरी अटलांटिक है ना, खासकर उत्तरी अटलांटिक जो जलमार्ग है, यहाँ पर ये अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जो है संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है, क्योंकि इधर कनाडा और यूएसए और इधर यूरोप के विकसित देश, तो ये सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। विकसित देशों के बीच होने के कारण अटलांटिक महासागर का अन्य देशों के तुलना में खोज रिसर्च भी अधिक हुआ है। तो ये अटलांटिक। नेक्स्ट है
हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर है? अपने देश के नाम पर। लगभग त्रिभुजाकार महासागर है। तो देखो, सेट करो, प्रशांत कैसा था? कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी आप लोग, प्रशांत कैसा, अटलांटिक कैसा, कमेंट में लिखिए। और हिंद की आकृति कैसे आई, तीनों कमेंट में लिखिए, एक साथ याद रखिएगा। प्रशांत लगभग सर्कुलर, अटलांटिक एस आकार और हिंद महासागर त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके पूर्व में अवस्थित है। इसके पश्चिम अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया पूर्व में अवस्थित है। तो हिंद महासागर को आपको बनाना हो तो अफ्रीका से बनाना शुरू कीजिए, ऐसे जाइए, लाल सागर बनाइए, ये अरब प्रायद्वीप बनाइए, ये पर्शियन गल्फ बनाइए, ईरान पाकिस्तान होते हुए भारत को बनाइए। फिर यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में ये हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पर बना दीजिए ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये लगभग त्रिभुज के शेप में है। और इसके दक्षिण में क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा, यहाँ पर अंटार्कटिका है। तो अब इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, हिंद महासागर के पश्चिम में ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है, ये पश्चिम में अफ्रीका। हिंद महासागर के पूर्व में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और हिंद महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका। और देखने में लगभग ये किस तरीके का है? त्रिभुज की आकृति का है, त्रिभुज की आकृति का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित तथा यह उत्तर ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है। बेरिंग जल संधि के द्वारा यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो आर्कटिक महासागर जो चौथा महासागर है, यह उत्तरी ध्रुव वृत्त के पास है, और बेरिंग जल संधि के द्वारा यह किससे है? प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 महासागरों के बारे में जानकारी थी जो आपको बताए हैं। एनसीईआरटी बेस और मानचित्र का मेरा इनपुट, ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। तो यहां तक यदि आपने चीजों को समझ लिया है तो बताएं। यहां तक चीजों को समझ लिया है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यूरोप की फर्स्ट लाइन समझा दो। यूरोप की फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ था? अभी तो आप यूरोप पर ही हैं, यूरोप के बारे में आपको बताया था ना। क्या है यूरोप के बारे में? आर्कटिक वृत्त से इस महाद्वीप, आर्कटिक वृत्त लिखा ना यहाँ पे, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है वो यूरोप से होकर गुजरती है, वो लाइन लिखा हुआ है इसमें। जो अक्षांश रेखा आप कल पढ़े थे ना पहले क्लास में, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, वो यूरोप से गुजरता है, रूस के साइबेरिया होते हुए और कुछ देशों से होते हुए गुजरता है। क्लियर है सभी का? वायुमंडल अब आ जाओ वायुमंडल। तो इसके बारे में पहले भी चर्चा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक आवरण है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ पर इस लाइन को मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो किसी सागर के, अब एक सागर, जैसे लगता है कि आप बाकी सौरभ कुमार जी बाकी सागर के बारे में आप जानते क्या हो कि एक चुकी सी सागर बता देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये मैं पहले बता देता हूं कि ये 6 क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है कि 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। लेकिन वायुमंडल की ऊंचाई और होगी जब आप अपर क्लास के जाओगे एनसीईआरटी में, तो हम आपको बताएंगे कि वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होगी। कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता देते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान जहां खत्म हो जाएगा जिस ऊंचाई पर जाकर, वो वायुमंडल की ऊपरी सीमा होगी। ये याद रखेंगे, क्योंकि वायुमंडल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से धरातल से जुड़ा हुआ है। तो वह ऊंचाई जो वायुमंडल, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां पर खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो वायुमंडल की ऊपरी सीमा। लेकिन अभी के हिसाब से 1600 मीटर। वायुमंडल को उसके घटक
तापमान और डेंसिटी के आधार पर 5 परतों में बांटा गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इसमें वायुमंडल में जैसे आपको मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप एक वृत्त चार्ट को देख लें तो वायुमंडल का जो है सो एक तरीके से आप देखोगे, ये मान लो कि 78% भाग है लगभग। ये 78% भाग किसका है? नाइट्रोजन का। ये 21% भाग किसका है? तो ये O2 का है। शेष 1% भाग जो है इसमें ये अन्य गैस है। शेष 1% भाग में अन्य गैस। और इस शेष 1% भाग में जो अन्य गैस है इसमें कौन कौन सा गैस है? इस 1% भाग में आपका शामिल है जलवाष्प। जलवाष्प के अलावा इसमें शामिल है धूलकण। धूलकण के अलावा इसमें शामिल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा इसमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें शामिल है ओजोन। और फिर एक गैसों की ग्रुप होती है, श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। तो अक्रिय गैसों में भी क्या है कि रेडॉन नहीं पाया जाता है वायुमंडल में। ये रेडॉन नहीं पाया जाता। शेष जितने भी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, नियान, ये सभी गैसें जो है वायुमंडल में पाई जाती है। केवल रेडॉन नहीं पाया जाता। रेडॉन भूगर्भ से या मृदा से निकलता है। जब अर्थक्वेक या ज्वालामुखी आने वाला हो तो ये भूगर्भ से निकलता है। और इसलिए जो है सो आप रेडॉन को नेचुरल वायुमंडल में नहीं मिलता है। तो 99% आयतन केवल 2 और 1% में अन्य गैस, जलवाष्प, धूलकण, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। अक्रिय गैस की एक श्रेणी जिसमें रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियान, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। अक्रिय गैस किसको हम लोग कहते हैं? तो अक्रिय गैस उनको कहते हैं जिनके बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन से भरे हों और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, उनको हम लोग अक्रिय गैस की श्रेणी में रखते हैं, इनर्ट गैस की श्रेणी में रखते हैं। तो ये है इसमें जलवाष्प जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ओजोन है, ये 3 ग्रीन हाउस गैस है। जो जलवाष्प है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। CO2 के बारे में आप जानते ही होंगे। और ओजोन भी निचले वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिएट करता है। ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है वायुमंडल का। लेकिन इन सबों में मूल कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे आपके लिए जरूरी है, श्वसन के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति के ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि कार्बन के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं और प्रकाश संश्लेषण के बिना वो भोजन का निर्माण कर नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखना। ये वायुमंडल बस इतना ही दिया हुआ, थोड़ा सा समझने के लिए हमने इनपुट इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट है जीव मंडल। जीव मंडल किसको कहते हैं? अभी क्लास के शुरू में ही आपको बताया था कि जीव मंडल को एग्जिस्टेंस का एरिया है। किसके किसके को एग्जिस्टेंस का? तो वायुमंडल का, स्थल मंडल का और जल मंडल का जो को एग्जिस्टेंस का एरिया है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल, ठीक है। यहाँ जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं। जीव मंडल के प्राणियों को 2 भागों में हम रख सकते हैं, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। इतना आपको एनसीईआरटी में समझना है। देखो, जो अक्षांश और देशांतर का मैंने क्लास लिया था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है कि सर अक्षांश और देशांतर पर, खासकर देशांतर पर आधारित जो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न आते हैं उसके बारे में बता दीजिए। तो देखो, अक्षांश देशांतर, अक्षांश पर तो न्यूमेरिकल प्रश्न बनते नहीं है, देशांतर पर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न बनते हैं। देशांतर पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न बनते हैं उसको बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन मैंने बताया है, ठीक है। ये अगर याद है आपको
कि कैसे आपको कैलकुलेशन 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, ये आपको मैं बताया था। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देके जो है सो आपको बताएंगे और कुछ प्रश्न आपसे को देंगे आपको बनाने के लिए। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा ना, विश्व का मानचित्र पर एक बार अच्छे से चीज़ों को अवलोकन करना होगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। अब मान लो कि ये यहाँ पर और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ से क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर की रेखा गुजरेगी जो आपको पता है, ठीक ना। कुछ इस तरीके से आप मान लो यूरोप इस तरीके से मान लो यहाँ पर ब्रिटेन है। तो यहाँ से 0 डिग्री देशांतर गुजरेगी। कल आपको बताया था कि 0 डिग्री से इधर का जो एरिया मापा जाएगा ये किस में मापा जाएगा, पूर्वी देशांतर में। और 0 डिग्री से पश्चिम का जो एरिया मापा जाएगा ये किस में मापा जाएगा, पश्चिमी देशांतर में मापा जाएगा, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। 0 डिग्री से यहाँ पर आएंगे तो ये भी 180 डिग्री और यही 180 डिग्री देशांतर की रेखा इधर भी होगी। तो 0 डिग्री से लेके 1-1 डिग्री तक आप आएंगे तो इधर भी 180 डिग्री देशांतर होगा और 0 से 100 इधर भी आएंगे 180 डिग्री देशांतर। ये पूर्व होगा, ये पश्चिम। दूसरा आपको बताया था कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है तो पूर्व की ओर जाने पर समय प्लस में होगा और पश्चिम की ओर जाने पर समय माइनस में होगा। यानी ग्रीनविच मीन टाइम से जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय माइनस में होगा और ग्रीनविच मीन टाइम से जब आप पूर्व की ओर जाएंगे समय प्लस में। वो क्या होगा, तो ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष पूर्व में जाएंगे 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे 4 मिनट बढ़ेंगे, 2 डिग्री आगे बढ़ेंगे 8 मिनट। यानी कि 0 डिग्री देशांतर से जितना ही देशांतर आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे उतना ही 4 मिनट आप ग्रीनविच मीन टाइम से आगे बढ़ते जाएंगे। और ठीक उसी तरीके से आप जितना ही ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिमी देशांतर की ओर जाएंगे उतना ही आप ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे बढ़ते जाएंगे। अब आपको प्रश्न जो दिया रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको उत्तर निकालना होगा। जैसे मान लो एक मैं प्रश्न देता हूं, समझाता हूं और उस हिसाब से आप समझिए कि जैसे मान लीजिए एक समझने के लिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर है। समझने के लिए मान लेते हैं कि सिडनी जो है 120 डिग्री ईस्टर्न देशांतर पर है। समझने के लिए हमने मान लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक मैच हो रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के समय के अनुसार से आप समझने के लिए मान लीजिए कि 8 AM में हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के समय से 8 AM में हो रहा है। तो उसी मैच को यदि भारत में आपको देखना हो, शुरू से टॉस देखना हो कि लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे रवि शास्त्री बोलते हैं और उसके बाद जो टॉस होता है वो टॉस आपको देखना हो 8 बजे से मैच, तो भारत में आप टीवी सेट कब ऑन करें कि आप जो है उस टॉस को देख पाए। इस तरह से कैलकुलेशन आएगा, ये प्रश्न आएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि सिडनी 120 देशांतर पर है। आपका जो समय जोन है वो कितने पर है, 82.5 डिग्री पर है। ये है आपका 82.5 डिग्री, ये 120 डिग्री देशांतर पर है। अब ऑस्ट्रेलिया में ये 8 बजे में मैच हो रहा है सुबह में। आपको टॉस देखना है तो आप कितने बजे टीवी सेट ऑन करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के देशांतर से भारत के देशांतर को डिक्रीज कर लेना है। डिक्रीज करने के बाद जो आएगा देशांतर का वैल्यू
उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। अब दिए गए देशांतर में 4 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद जो मिनट आएगा आप उसको घंटे में बदल लीजिए 60 से डिवाइड करके, तो वो घंटे और मिनट में आ जाएगा। और जो घंटे और मिनट आएंगे, अब चूंकि हम लोग पीछे हैं ना, 8 बजे में से आप घटा दो, तो 8 बजे में से घटाने का अर्थ है कि वो पीछे जाएगा, 7 6 5 4 3। हो सकता है कि आपको रात में 3 4 बजे उठ के टीवी सेट ऑन करना पड़े, डेट सेम होगा और तब आप वो मैच देख पाएंगे, टॉस देख पाएंगे। तो आपको कैलकुलेट करके निकालना होता है। ये सांख्यिकीय जो होते हैं, इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है। ये दिए गए देशांतर, ग्रीनविच मीन टाइम को याद रखना है, पूर्व पश्चिम को याद रखना है। और तब अब मान लो इसी पर मैं एक चीज बता दूं कि मान लो कि कोई मैच यहाँ पर अमेरिका में, मान लो कि यहाँ पर हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, ये यहाँ पर न्यूयॉर्क है यहाँ पर। और न्यूयॉर्क मान लो एक समझने के लिए कि 75 डिग्री वेस्ट देशांतर पर है। तो अब 75 डिग्री वेस्ट देशांतर पर है और यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो अमेरिका के समयानुसार, वहाँ के समयानुसार सुबह 8 AM में हो रहे हैं। तो भारत में इस मैच को शुरू से देखने के लिए आपको कब टेलीविजन सेट ऑन करना होगा, कैसे क्या करोगे आप? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 0 डिग्री देशांतर पर आना होगा, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करके, और फिर यहाँ से प्लस में जाना होगा। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है कोई बेस फॉर्मूला नहीं है, ये केवल टेक्निक यही है कि जब दो देशांतर दिया रहे तो पूर्व में यदि दोनों है तो आपको घटा लेना है, पूर्व पश्चिम में है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और प्रत्येक एक देशांतर का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट का, उसको मल्टीप्लाई करके मिनटों में लाना है, मिनटों को घंटों में लाना है, और प्लस माइनस करके आपको उसका आंसर निकालना है। ये इसका तकनीकी है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी का? इस पर बेस प्रश्न जो भी लोग लिखे थे कमेंट में कि यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, कोचिंग वाले सब नहीं बताते हैं जहां भी पढ़ा, तो जिनका भी कमेंट था आप इस आधार पर एक बार अच्छे से इस पर पहले सोचिएगा और तब बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपके सभी प्रश्न देशांतर वाले बनेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हाँ, तो आप इस पर दिए हुए प्रश्न को प्रैक्टिस में लाइए और कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है? तो चलिए, आज का क्लास वैसे एमसीक्यू मैं लाया था लेकिन टाइम हो चुका है थोड़ा सा, तो एमसीक्यू ये आपको कल कराऊंगा, ठीक ना? क्योंकि 1 2 एमसीक्यू नहीं है, 15 एमसीक्यू है और 15 एमसीक्यू कराने के लिए आधे घंटे का समय चाहिए, ठीक ना? तो चलिए, सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और गुड नाइट भी है।